हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये टॉपिक काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर हम एक सेशन में कवर करेंगे, तो इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे और हम 2-3 सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, एलपीजी मॉडल जिसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल्सो रोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वी हैव टू कवर इन दिस टॉपिक। तो हम ब्रीफ में देखेंगे सबको, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि 1980s के टाइम पे मैनेजमेंट कुछ खास अच्छा नहीं था इंडिया में, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जिसकी वजह से इंडिया को क्राइसिस फेस करना पड़ा। रेवेन्यूज़ इतने गवर्नमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा था कि अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाए, तो भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया उस टाइम पे इंडिया में। और फिर 1991 में मनमोहन सिंह उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था उस टाइम नरसिम्हन राव कमेटी। तो पीवी नरसिम्हन कमेटी और मनमोहन सिंह ने मिलकर भारत की इकोनॉमी को खोल दिया। लेकिन क्राइसिस का जो मेन रीज़न था वो था डेब्ट। तो उसको पहले डेब्ट को पे करने के लिए इंडिया ने क्या किया था, लोन लिया था। किससे? वर्ल्ड बैंक से और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। कलेक्टिवली $7 मिलियन का इंडिया को फंड मिला था और इंडिया ने अपने डेब्ट पे किए थे इससे। और जब लोन लिया था इंडिया ने, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने, तो इंडिया से ये एक्सपेक्ट किया गया था उनके द्वारा कि अब वो अपने रिस्ट्रिक्शंस कुछ ईज़ कर देंगे। उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे उस टाइम ट्रेड के लिए, जिस वजह से ट्रेड की पॉलिसीज़ उतनी बेहतर नहीं थी। तो वहीं पे काम आए थे अपने मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हन राव। उन्होंने पूरी तरीके से इंडिया के इकोनॉमी को खोल दिया था और ये टर्निंग पॉइंट था इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन के लिए। तो इंडिया ने अडॉप्ट किया एलपीजी मॉडल, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। चलिए एक एक करके हम इसको देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन देखते हैं पहले। देखिए, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना। कोई भी कंट्री चाहेगा कि उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले। तो ग्लोबलाइजेशन में एक नेशन में बाहर से कंपनी आती है, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में बाहर से एमएनसी आएगी। एमएनसी क्या होती है? वो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पे आके अपने प्रोडक्ट बनाती हैं फिर बेचती हैं। जैसे कि आपकी एप्पल है, फेमस एग्जाम्पल है हमारा एप्पल। तो एप्पल क्या करता है? एप्पल एक जगह पे इस्टेब्लिश होता है, मतलब अमेरिकन कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट बनाता है, दूसरी जगह पे असेंबल करता है अपने पार्ट्स को, उसके बाद तीसरी जगह पे वो अपने प्रोडक्ट बनाता है और चौथी जगह पे उसका कॉल सेंटर होता है। इस तरह से उसको काफ़ी प्रॉफिट होता है और कॉस्ट सेव कर पाते हैं। तो लेकिन अगर एक एमएनसी, मान लीजिए एप्पल इंडिया में आया और एप्पल ने अच्छा खासा बिजनेस किया इंडिया में, एप्पल स्टैब्लिश हो गई, तो इंडिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा कि हाँ, यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी आके एस्टैब्लिश हो सकती है और अच्छा बिजनेस कर पाएगी, अच्छा प्रॉफिट कमाएगी। तो इससे आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। इसको अटेन करने के लिए लेकिन हमें प्राइवेटाइजेशन चाहिए। इन ऑर्डर टू अटेन ग्लोबलाइजेशन व्हाट डज वी नीड इज़ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही है कि आप प्राइवेट कंपनीज़ को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। एफडीआई इसी के चलते इंट्रोड्यूस हुआ था। बाहर से कंपनी आ नहीं रही हैं, उनको अट्रैक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे आप आओ, हमारे रिसोर्सेज यूज़ करो, इन्वेस्ट करो। कंपटीशन बढ़ता है प्राइवेटाइजेशन की वजह से, क्योंकि अगर एक ही प्रोडक्ट एक से ज़्यादा कंपनी बनाएगी तो जाहिर सी बात है हेल्दी कंपटीशन होगा। फिर प्राइवेटाइजेशन तब हो पाएगा जब जो रिफॉर्म्स हैं इंडिया में उनमें ढील हो कि वो कंपनी आराम से काम कर पाएँ, उन पे इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? लिबरलाइजेशन की। जो जितने ये रिस्ट्रिक्शंस थे, इम्पोज थे, उनको कुछ लिबरल किया गया है। इसमें इंक्लूड होता है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, डी सर्विसिंग प्रोड्यूसिंग एरियाज़, एबॉलिशिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बाय द गवर्नमेंट। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ना नटशेल मैं बता दूँ, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी, नेशन की प्रायोरिटी थी, उसको आगे रखा जाए बजाय बाकी चीज़ों के। फिर है फ्रीडम टू इम्पोर्ट गुड्स। दीज वर द थिंग्स इंक्लूडेड इन लिबरलाइजेशन में। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड।
अब हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लेबर लॉ, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। इसको हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। ये जस्ट ब्रीफ दिया गया, इसको आप रीडिंग मार लीजिएगा। हम डायरेक्ट आते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब क्या है? वो स्ट्रैटेजीज जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी डेवलपमेंट के लिए नेशन के। तो सबसे पहली जो पॉलिसी थी वो थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया ऑफ 1948। ये पहली पॉलिसी थी इंडिपेंडेंस के बाद। इसमें क्या था? इसमें जो मेन फीचर था वो था मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहला मेन फीचर था मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? मतलब कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके हमारे नेशन के लिए काम कर रहे थे। देन अनदर फीचर था कि इस पॉलिसी में प्रमोट किया जा रहा था स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, और रिस्ट्रिक्शंस थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर। उस टाइम पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा आगे जाके प्रॉब्लम झेलना पड़ा। वो हम आगे देखेंगे। ये पॉलिसी 8 साल तक फोर्स में रही, जब तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 नहीं आई। ये थे ऑब्जेक्टिव्स कुछ 1948 की पॉलिसी के। टू एस्टैब्लिश सोशल ऑर्डर जहाँ वेयर जस्टिस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी शुड बी अश्योर्ड टू ऑल, प्रमोट रैपिड राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, accelerate production to meet needs of growing population, and provide more and more opportunities for employment. These were the basic objectives of the IPR 1948. Then 1948 के बाद आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। इसको इकोनॉमिक रिजोल्यूशन भी कहा जाता है इंडिया का। इट वाज दैट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और इसने फाउंडेशन ले किया था इकोनॉमी का टिल 1991। 1991 वॉज द टर्निंग पॉइंट। तो इसमें क्या हुआ? इसमें पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो लीडिंग रोल हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। इसमें इंडस्ट्रीज़ को हमने क्लासिफाई किया 3 कैटेगरी में, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में कौन सी कंपनी थी? शेड्यूल ए में पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वर देयर। फिर शेड्यूल बी में मिक्स्ड सेक्टर थी, एंड शेड्यूल्ड सी में प्राइवेट सेक्टर कंपनियां थी। पब्लिक सेक्टर में कुल उस टाइम पे 17 कंपनी थी, और मिक्स्ड सेक्टर में उस टाइम पे 12 कंपनीज वर देयर। कंपनीज या फिर आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज वर देयर। इसमें जो मेन हमारा एम्फेसिस था वो ये भी था कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे स्पीड अप करें, कैसे, वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्टिकुलरली हैवी इंडस्ट्रीज़ को उस टाइम पे प्रमोट किया जाता था। हैवी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट बनाती हैं या फिर लार्ज स्केल पे काम करती हैं, जैसे कि आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हो गई, आपकी सीमेंट कंपनी हो गई, उनको हम हैवी इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी थी ना, उनको हम रेगुलेट कर रहे थे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत, और इसका जो फोकस था इस IPR 1956 का, वो फोकस था कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट पे, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के काम कर रहे थे फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। ये प्रिवेंट कर रहा था प्राइवेट मोनोपोलीज। यही मैं आपसे कह रहा था, दिस इज़ द थिंग, कैसे हम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी को रेगुलेट कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर को हम रेगुलेट कर रहे थे थ्रू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, मतलब कि मोनोपोली को ये प्रिवेंट कर रहा था, और इसका कंसंट्रेशन जो था वो इकोनॉमिक प्रोसेस का था इन द हैंड ऑफ फ्यू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। फिर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस थे, यहाँ पर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी 1970, आप एक बार रीडिंग मार लीजिए। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1970 में। रिकमेंडेशन था ये दत्त कमेटी, सुबिमंत दत्त कमेटी के रिकमेंडेशन पे। इन्होंने ही MRTP एक्ट भी रिकमेंड किया था, और ये 1969 में पास हुआ था। MRTP की फुल फॉर्म है आपका मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड एंड ट्रेड पॉलिसी एक्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, और आगे जाके इसको एबॉलिश करना पड़ गया था। तो ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी है, यही डिफाइन करती है एक सेक्टर को जिसे हम हैवी इन्वेस्टमेंट सेक्टर कहते हैं। इसमें उन इंडस्ट्रीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। अगर किसी इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टमेंट है अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है, उसको हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं।
सारी जितनी भी कंपनी थी, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी जिनका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा था, उन सबको इसमें हमने इन्वॉल्व कर दिया था। सिर्फ उनको नहीं किया था जिनको हमने रिजर्व रखा था पब्लिक सेक्टर के लिए IPR 1956 में। और जिन इंडस्ट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का था, उनको हमने मिडिल सेक्टर में रखा था। और इनके लिए जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी वो कंसिडरेबली लिबरलाइज्ड थी, मतलब कि उनके लिए कुछ ज़्यादा रियायतें थी। 5 करोड़ वाली इंडस्ट्रीज से ज़्यादा रियायतें इनके लिए थी। लेकिन जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम था, उनके लिए कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद आया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977। इसमें 2 फीचर्स मेन थे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, मतलब कि इंडस्ट्रीज़ को डिसेंट्रलाइज किया गया, और FDI सीलिंग थी वो अप टू 40%। सीलिंग मतलब होता है अपर लिमिट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अपर लिमिट थी 40%। ये क्यों था आगे जाके आप समझेंगे। फिर आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 में। इसके मेन फीचर थे सेलेक्टेड लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सबकी नहीं, सेलेक्टेड कुछ। देन अनदर था MRTP एक्ट को लिबरलाइज किया गया, इसमें कुछ रियायतें बढ़ाई गई। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स को प्रमोट किया गया था इसमें। ये 3 मेन फीचर्स थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 के। देन केम द टर्निंग पॉइंट इन 1991, जिसको हम कहते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ये बेस्ड था LPG मॉडल पे। इसे अनाउंस किया गया था जुलाई 1991 में, इन द मिड्स ऑफ सीवियर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था एफिशिएंसी बढ़ाना और एक्सेलरेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंक्रीजिंग एफिशिएंसी कैसे कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज की जाती, बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट ओरिएंटेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। इसका मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। LPG मॉडल पे बेस्ड है, तो इसमें ग्लोबलाइजेशन आ गया था। मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन में MNC आया, आपका MNC आएगा ही, तो कोई प्रोडक्ट है वो इंडियन कंपनी बना रहा है और वही प्रोडक्ट MNC बना रहा है, लेकिन इंडियन कंपनी की एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट ओन्ड है। तो मान लीजिए वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं 11 रुपये में और वही प्रोडक्ट MNC बना के बेच रहा है 8 रुपये में। इसका रीज़न ये है कि MNC ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ज़्यादा बेहतर उनके पास टेक्नोलॉजी है, एफिशिएंसी उनकी ज़्यादा है, तो वही प्रोडक्ट वो 9 रुपये में बेच रहे हैं। तो 9 रुपये में अगर बेचेगा वही प्रोडक्ट वो इंडिया में आके, तो इंडियन कंपनी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट होने नहीं देगी। ऐसा हो जाएगा क्योंकि अगर कोई बचेगा ही नहीं गवर्नमेंट कंपनी, तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, कहाँ से उनको पैसा आएगा। तो इसीलिए MNCs पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से वही है आपका FDI सीलिंग। तो उसकी वजह से, उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से, वो जो प्राइस है वो 9 रुपये ना होके उसको 11-12 रुपये कर देंगे, लेकिन ग्रेजुअली उसको लिबरलाइज़ किया जाएगा ताकि इंडियन कंपनी उस एफिशिएंसी तक पहुंच जाए, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। तो इसका उनको डर रहेगा, तो वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। तो FDI सीलिंग को लेकिन इस टाइम पे इंक्रीज़ कर दिया गया था 40% से 50%, लेकिन सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए नहीं, सिर्फ सेलेक्टेड हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ के लिए। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को एस्टैब्लिश किया गया था एज अ सिंगल विंडो FDI अप्रूवल अथॉरिटी। ये पहले से था, लेकिन 1991 में क्या हुआ, देखिए अप्रूवल या तो गवर्नमेंट के थ्रू होगा, या फिर आप ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ ऑटोमेटिक आ गया था, तो इसको एबॉलिश कर दिया गया। FIPB यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो था फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर था। तो ऑटोमेटिक जब आ गया अप्रूवल, तो इसको अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। और ऑटोमेटिक अप्रूवल कब आएगा, बाय प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा तो उस पर कुछ रॉयल्टी भी होगी, सीलिंग भी होगी, लेकिन वो सीलिंग इतनी ही होगी कि कंपनियां भाग भी ना जाएं, उनको प्रॉफिट हो। तो उसको मिनिमलिस्टिक रखा जाता है, मतलब कि जस्ट ठीक ठाक रखा जाता है। फिर फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोग्राम एबॉलिश कर दिया गया था। इसमें क्या था, गवर्नमेंट जो थी इम्पोज करती थी फॉरेन फर्म पे कुछ कंडीशन, ताकि वो इम्पोर्टेड इनपुट्स को यूज़ करें और ग्रेजुअली उन इनपुट्स का यूज़ वो रिड्यूस करें और एलिमिनेट कर दें फाइनली। और ये इनपुट वो कहाँ से यूज़ करें, इंडिया की कंपनी से ख़रीद के। इससे
इंडिया को भी फ़ायदा होगा और डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। फिर अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट वॉज डी लाइसेंसिंग ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़ एक्सेप्ट 18 कंपनीज़, 18 इंडस्ट्रीज़। लेकिन प्रेजेंट टाइम में खाली 5 ही इंडस्ट्रीज़ हैं। वो कौन कौन सी हैं? अल्कोहल एंड नारकोटिक्स, सिगरेट एंड टोबैको, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, हैजार्डस केमिकल्स, डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस। दीज आर द 5 that are present in the current scenario. फिर अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट वॉज लोकेशन लाइसेंस पॉलिसी लिबरलाइज्ड। ये पॉलिसी बेसिकली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए थी, जो कि कहाँ पे एस्टैब्लिश थी? जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 1 मिलियन थी, 25 किलोमीटर के दायरे में वहाँ पे ये थी, तो उनके लिए कुछ रियायतें दे दी गई थी। फिर MRTP एक्ट वॉज लिबरलाइज, यानी कि मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड एंड ट्रेड पॉलिसी एक्ट वॉज लिबरलाइज्ड। MRTP में कौन सी इंडस्ट्रीज आती थी? जिनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उनको MRTP कहा जाता था। रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी इन कंपनियों के ऊपर, और इनको रेगुलेट करता था MRTP कमीशन। फिर लाइसेंसिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ था बाय IPDA 1951, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलपमेंट एक्ट 1951 के तहत इन लाइसेंसिंग पॉलिसी को जो था इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या था? प्रायोरिटी थी नेशनल इम्पोर्टेंस पे, यानी कि नेशनल इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग ही हम फ़ायदे दे रहे थे। फिर था बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट वॉज अनदर पॉइंट इन दिस। देन रिड्यूस करना था हमको इनइक्वालिटी, दैट वॉज ऑब्वियस। 1961 में जो था सुमन दत्त कमेटी थी, उन्होंने MRTP एक्ट 1969 पास करवाया था। फिर 2000 में ये एबॉलिश कर दिया गया था, क्योंकि जो कंपनी थी वो मोनोपोली कर रही थी। मान लीजिए उनको लाइसेंस मिल गया कि कोई कंपनी है, उसको 2 व्हीलर का लाइसेंस मिल गया, तो वो सारे 2 व्हीलर के लिए चला देती। तो उस मोनोपोली को हटाने के लिए उस एक्ट को एबॉलिश कर दिया गया था। वो 2000 में एबॉलिश किया था SVS राघवन कमेटी ने, और उसको रिप्लेस करके आ गया था हमारा कंपटीशन पॉलिसी। फिर कंपटीशन एक्ट पास कर दिया गया था इन प्लेस ऑफ MRTP एक्ट, ताकि कॉम्पिटिटिव कंडीशन बनाई जा सके। इसमें क्या था? इंडस्ट्रीज़ को मोर कॉम्पिटिटिव बनाया गया था, उनको कॉम्पिटिटिव फील्ड दे दिया था। उसमें कोई भी कंपनी डोमिनेंट हो सकती है, लेकिन वो अपनी डोमिनेंस के लिए कोई मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं यूज़ कर रही है। इस पे ध्यान था कि वो कुछ भी मैल प्रैक्टिसेस यूज़ ना करें। तो इसके आगे जो है हमारा लेबर लॉज हमें पढ़ना है, और ऐसे बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नहीं तो सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए, और अगर फीडबैक देना हो तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।